नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुमार राकेश और महत्वपूर्ण बात 72वां गणतंत्र और सवाल कई सारे। न्यूज इंडिया के स्टूडियो में बैठे हैं और साथ में वो लोग मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं देश और राज्य की राजनीति को नई दिशा देते हैं। कई शिक्षाविद भी हैं तो कई ऐसे जनप्रतिनिधि भी हैं जो उन तमाम मुद्दों को उठाते हैं जो आम आवाम से जुड़े हुए हैं। वो तमाम लोग आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। खास मुलाकात के मायने जानेंगे, क्या कुछ राजनीति में हो रहा है, क्या कुछ शिक्षा में हो रहा है, क्या कुछ बिजनेस में हो रहा है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि आज 72वां गणतंत्र भले ही देश मना रहा हो, लेकिन एक सवाल महत्वपूर्ण है, वो है किसान। उन तमाम मुद्दों पर बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सतीश पूनिया साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक भी हैं। साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पंकज सिंह हैं, निम्स यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं। वहीं जो इनके साथ बैठे हैं डॉक्टर रामलाल शर्मा साहब हैं, चोमू से विधायक है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है न्यूज इंडिया के स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा और महत्वपूर्ण सवाल यही है, सबसे प्रमुख सवाल। 72वें गणतंत्र देश मना रहा है, लेकिन सवाल वहाँ भी खड़ा होता है कि देश का किसान आज सड़कों पर था, ट्रैक्टर मार्च भी था। कई ऐसी घटनाएं हुई कि वैश्विक परिदृश्य पर जो स्थितियाँ हिंदुस्तान की है कोरोना महामारी के वैक्सीन बनने के बाद में, कहीं ना कहीं आज वो वैश्विक परिदृश्य ये दृश्य भी देख रहा होगा कि किसानों के वेश में कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने जमकर तांडव मचाया। देखिए, लोकतंत्र भारत की खूबसूरती है और इसमें असहमति, विरोध ये उसका एक हिस्सा है। भारत की सरकार ने अनेक अवसरों पर, एक बार नहीं अनेकों बार अपनी तरफ से सकारात्मक और सार्थक पहल की है, लेकिन इस पूरी लोकतंत्र की इस असहमति और विरोध में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। ऐसी कोई घटना होती है तो फिर लगता है कि कहीं ना कहीं कोई प्रयोजन है, स्पॉन्सर्ड हैं ये चीज़ें, और ये बहुत पहले से अनेक मंचों पर अनेक लोग कहते रहे हैं। किसानों की जहाँ तक समस्याएं, जहाँ तक उनका ताल्लुक है, यदि पीछे मुड़ के देखेंगे तो 50 वर्षों के कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के मुकाबले वाजपेयी जी से लेकर मोदी जी तक जो किसानों के कल्याण के काम हुए, उन्होंने एक नई इबारत लिखी है। आज क्रेडिट कार्ड के बारे में कोई किसान नाइतपाखी नहीं रखेगा, क्योंकि उससे उसको संबल मिला है, सुकून मिला है, उसकी तरक्की हुई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नीम कोटेड यूरिया, सॉयल हेल्थ कार्ड, फसल बीमा योजना, और अब जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है वो दुनिया की, केवल देश की नहीं, दुनिया की सबसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम किसानों के लिए है। 11 करोड़ किसानों को 1,15,000 करोड़ का सीधा सीधा उनके अकाउंट में जमा होता है और किसान को ताकत मिलती है, संबल होती है। तो मुझे लगता है कि ये जो सारा दृश्य खड़ा हुआ है, बहुत बड़ा देश है, भौगोलिक रूप से बहुत बड़ा है, तो केवल कुछ 1-2 प्रांतों में ही क्यों, और केवल एक जगह ही क्यों, एक जैसे लोग ही क्यों। ऐसा दिखता है अब साफ तौर पे कि लेफ्टिस्ट और कुछ कांग्रेस इसमें अवसर में कुछ अवसर ढूंढ रही है कि इस तरीके की अराजकता के बीच में उसको कोई अवसर मिल जाए, क्योंकि सत्ता से बहुत बाहर रहने की तड़प उनके चेहरों पर, उनके हाव भाव में देखी जा सकती है। मुझे लगता है कि इस तरीके के घटनाक्रम को जायज़ नहीं माना जा सकता। एक सवाल वहाँ पर भी खड़ा होता है, पश्चिम बंगाल का जिक्र वहाँ पर होता है। बीजेपी चाहती है 73 लाख किसान, एक मुट्ठी चावल दान अभियान का शुभारंभ होता है। बीजेपी ये भी कोशिश करती है कि 73 लाख किसान वहाँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आ जाएं, और ये समझाने की कोशिश करती है कि जो केंद्र के कृषि कानून है कहीं ना कहीं किसानों के हित में है। लेकिन कांग्रेस का या अन्य विपक्षी दलों का सीधा सा आरोप है, क्या प्रधानमंत्री जी के पास में वो समय नहीं था जो हरियाणा और पंजाब के किसान 2 माह से सड़कों पर है, उनके लिए समय निकाल पाते, या उनकी बात सुनी जा सकती थी? कांग्रेस का सीधा सा आरोप। देखिए, जब कोई आंदोलन होता है तो जिद नहीं होती है। सरकार ने बहुत विनम्रता के साथ लगातार 2 कैबिनेट मंत्री, 2 सीनियर मंत्री इस काम के लिए लगे हुए हैं। पूरी सरकार के अलग तरीके के लोग, अधिकारी, सरकार से जो ताल्लुक़ रखते हैं किसानों से, उन्होंने सबने अनेक अवसरों पर संवाद किया है, सार्थक पहल की है, और वो सबने देखी भी है, स्क्रीन पे भी देखी है, स्क्रीन के बाहर भी देखी है। जहाँ तक बंगाल का सवाल है, बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जो अभी पीएम किसान सम्मान निधि से वंचित है। क्या बंगाल के किसानों का हक नहीं है कि उनको किसान सम्मान निधि मिले? उस सरकार की ये जिद है कि मोदी जी के लोक कल्याण की नीति वहाँ का बंगाल का किसान क्यों ले, ताकि बंगाल का किसान लेगा तो मोदी जी के प्रति आसक्त होगा, मोदी जी के प्रति, नीतियों के प्रति सहमत होगा। और ये असहमति व्यक्त कोशिश की जा रही है ममता बनर्जी द्वारा, जो जायज़ नहीं रह सकती। बंगाल का किसान भी देश के साथ समरस है, उसका उतना ही अधिकार है जितना राजस्थान के किसान का है। कहीं ना कहीं केंद्र को पत्र भी लिखा गया दोबारा उसको लेकर के। जी, डॉक्टर पंकज सिंह, आपके पास में आना चाहूँगा। महत्वपूर्ण मुद्दा भी है, शिक्षा
और राजनीतिकरण, सवाल वहाँ पर खड़ा होता है। महाराणा प्रताप को लेकर भी बीच में मुद्दा हुआ था, कहीं न कहीं उस पर भी कई विरोध प्रदर्शन हुए। शिक्षा में राजनीतिकरण जायज़ कितना है? नई शिक्षा नीति भी आई है, उसको लेकर भी विरोध शुरू हुआ है। विपक्ष का काम क्या केवल यह रह गया है कि केंद्र का कोई भी कानून आएगा, केंद्र की कोई भी नीति आएगा, केवल दिखाने के लिए विरोध करना है? हकीकत क्या है? कानून के बारे में पढ़ना कम है, विरोध ज़्यादा करना है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा यहाँ पे, लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले देश को बधाई देना चाहूँगा 72वें गणतंत्र दिवस की, और उम्मीद करूँगा कि देश के जो एक नागरिक हैं वो जागरूकता से अपनी एक आज़ादी लोकतंत्र का एक उपयोग करना सीखेंगे। आई थिंक दैट इज़ समथिंग वी नीड मोस्ट। और धन्यवाद देना चाहूँगा मैं सतीश पूनिया जी का यहाँ आने के लिए, यहाँ पे आगमन पर, और चंद्रशेखर जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि जो विपक्ष का रोल क्या है, मैं मानता हूँ पूनिया जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि विपक्ष मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और ये लोकतंत्र का अपने आप में बहुत बड़ा स्तंभ है। जब तक विपक्ष नहीं होगा, लोकतंत्र के अंदर सही बात और गलत बात का पता लगाना मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन हर चीज़ का विरोध करना, आई डोंट थिंक दिस इज जस्टिफाइड एज वेल। जहाँ तक मैंने पढ़ा किसान जो बिल है, उसमें मेरी जो एक फाइनाइट नॉलेज है उसके हिसाब से मुझे कोई भी चीज़ पूर्णतः किसान विरोधी नहीं दिखाई दी। हाँ, ये हो सकता है कि कई जगह वैचारिक मतभेद हो, और साथ साथ कई बार ये भी होता है कि कई नई चीज़ जब आती हैं तो लोगों को समझने में कठिनाई होती है। तो मेरा एक अनुरोध है किसान भाइयों से भी कि उसको समझें अच्छे से, एंड ये एक थॉटफुल उसको एक कंसिडरेशन दें बिल को पहले, और किसी भी चीज़ का विरोध करने से पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। रामलाल जी, आपके पास आना चाहेंगे, और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर किसानों का जिक्र जैसा सर ने किया है, कई मुद्दों पर आप हमारे साथ जुड़े भी हैं, आप स्वयं भी किसानी को अच्छी तरह से जानते हैं। सवाल खड़ा वहाँ पर होता है, किसान बिल आता है, केंद्र सरकार कहती है 24,000 करोड़ के आसपास पहले यूपीए का बजट हुआ करता था, अब 1 लाख करोड़ है। कांग्रेस सीधे तौर पर कहती है तमाम चीज़ें निराधार है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टें लागू नहीं की गई है, केवल बरगलाने का काम किया जा रहा है। मीडिया प्रवक्ता की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, किस तरीके से, क्या भारतीय जनता पार्टी उन तमाम विषयों को उन किसान परिवारों तक नहीं पहुंचा पाई, और नहीं पहुंचा पाई तो कहाँ कमी रह गई कि किसान आंदोलन में है? देखिए, वास्तविकता ये है कि अगर वास्तविक में आंदोलन करने वाले लोगों से आप बाइट के अंदर पूछना कि तीनों बिलों के नाम बता दो, ये तीनों बिलों के नाम भी नहीं बता पाएंगे कौन कौन सी बिल है। उसकी खामी तो वो बात की बात है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस तरीके से ये विरोध दर्ज करा रहे हैं, लोकतंत्र में विरोध करना सबका जायज़ है, लोकतांत्रिक अधिकार है, वो उनको करना चाहिए। लेकिन विरोध के साथ साथ पक्ष विपक्ष के साथ बैठ के, टेबल के ऊपर बैठ के, या तो वो ये इस बात को सिद्ध करें कि साहब इस तरीके से ये तीनों बिल विरोध में है, किसानों के हित में है, या फिर एक आपने जो संवाद की बात की, भारत सरकार ने एक बार नहीं 11 बार वार्ताएं की, 11 बार वार्ताओं के आधार के ऊपर उनको पूर्ण आश्वस्त किया है कि एमएसपी के ऊपर खरीद जारी रहेगी। वो कह रहे थे कि एमएसपी के ऊपर आप खरीद बंद करना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एमएसपी के ऊपर खरीद जारी रहेगी। 11 वार्ताएं हुई, वार्ताओं के अंदर कहा कि ठीक है, हम 1.5 साल के लिए इन बिलों को स्थगित करते हैं। वो जिद ये करें कि नहीं, बिलों को ही निरस्त करो। ये कोई आधार नहीं हो सकता कि साहब हम जो कह रहे हैं वही सत्य है, आप कोई भगवान नहीं हो। किसान भाई आज भी खेत के अंदर काम कर रहे हैं, आज भी उसकी पीड़ा है। इस आंदोलन की वजह से सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है किसान का, वो है कि ना व्यापारी आए सब्जी खरीदने के लिए, और ना किसानों को उसका उचित मूल्य मिल पाए। तो अगर वास्तव में वो किसान होते हैं, किसानों की पीड़ा को लेकर वो धरना दे रहे हैं, तो कम से कम ये बात उनको समझनी चाहिए है हमारी वजह से कितने किसानों को जो मेहनत और परिश्रम करके और सब्जी का उत्पादन करते हैं, उसका उचित मूल्य उनको नहीं मिल पा रहा। बात यही है कि चंद मुट्ठी भर लोगों को गुमराह करने के अंदर लगे हैं। सरकार किसानों के साथ कल भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। किसानों के साथ संवेदनशीलता के साथ उनकी समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर है। लेकिन बात यह है कि एक तरफ हठधर्मिता है और दूसरी तरफ किसानों का कल्याण है। हम किसानों के कल्याण के लिए बिल लेकर आए और किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए मोदी जी ने कहा है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करनी है, और दुगनी करने का एकमात्र यही रास्ता है। आज जिस तरीके से 2014 से पहले किसानों को डीएपी और यूरिया लेने के लिए लंबी कतारें लगानी पड़ती थी। डीएपी यूरिया तो मिले या नहीं मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के लट उनको जरूर मिलते थे। एक ही निर्णय कि नीम कोटेड यूरिया मिलेगा, ये फैसला करने की वजह से आज कहीं पर भी किसानों को खाद और बीज के लिए कतार के ऊपर खड़े रहने की आवश्यकता नहीं। तो आज भी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ किसानों के साथ है। और जहां तक स्वामीनाथन आयोग की बात है, स्वामीनाथन आयोग की जो मांगे थी वो यही थी कि जो अनुपयोगी जमीन है वो उपयोगी बने, समय पे किसानों को खाद मिले, समय पे बीज मिले, और किसानों को एक सपोर्ट मिले, किसान के उत्पादन का उचित मूल्य मिले। आप देखोगे कि एमएसपी के जो मूल्य बढ़े वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार आने के बाद भी वृद्धि की गई।
रामलाल शर्मा जी ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से एमएसपी को लेकर के तमाम विरोधाभासी बातें की जा रही है, कहीं उन चीज़ों पर पहले बात हो चुकी है और स्वामीनाथन आयोग की कई सिफारिशें लागू भी हो चुकी हैं। डॉक्टर साहब, उसके बाद में लौटते हैं संगठनात्मक गतिविधियों की ओर में। कहीं ना कहीं उपचुनाव भी प्रदेश में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अभियान का आगाज आपके नेतृत्व में कर चुकी है और सबसे महत्वपूर्ण बात इन सालों में विधायक बनने के बाद में जिस तरीके की जिम्मेदारी आपके ऊपर आई है, खासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष का पद, संघ की एक प्रमुख रुचि के आधार पर कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें तय होती है। किस तरीके का प्लान आनुषंगिक संगठनों के लिहाज से तय किया गया है ताकि उपचुनाव में अजय और अभेद्य भाजपा निकल करके आ सके? देखिए, एक सहूलियत तो कांग्रेस ने कर दी। पिछले 2 सालों के शासन की यदि पिछले शासन से भी तुलना करेंगे तो इतिहास की सबसे विफल सरकार है। इस सरकार ने पहली वादा खिलाफी की, किसानों की कर्जा माफ़ी की। कहा कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। राजस्थान के 59 लाख किसान हैं जिनका 99,000 करोड़ का कर्जा बाकी है। ऐसे सैकड़ों किसानों ने सिर्फ कर्जे के कारण आत्महत्या कर ली। उसकी दोषी ये सरकार है। पहली वादा खिलाफी। दूसरा, राजस्थान में बेरोजगारों के साथ जन घोषणा पत्र में कहा हम आएंगे, भर्तियां खोलेंगे, 2.5 लाख संविदा कर्मी उनको नियमित करेंगे। भारत के बेरोजगारी के इंडेक्स से यदि तुलना करेंगे तो 4 गुना बेरोजगारी राजस्थान में ज़्यादा है जी। भारत की 7.3 है, इनके 28.4 है। यानी बेरोजगारी की दर राजस्थान में हिंदुस्तान में सर्वाधिक है। बेरोजगारी भत्ते के लिए इन्होंने कहा 3,000 रुपये नौजवान को, 3,500 रुपये युवती को। राजस्थान में लगभग 27 लाख के करीब बेरोजगार पंजीकृत हैं, किन्हें कहीं ऑफिशियली अनऑफिशियली। एक बड़ा आंकड़ा है। उसमें केवल 1.25 लाख लोगों को ये भत्ता अभी तक मिला है, बाकी सब इंतजार कर रहे हैं। तो दूसरी वादा खिलाफी भत्ते के नाम पे और नौकरी के नाम पे। तीसरा, जो राजस्थान का किसान है उसको पिछली सरकार में 10,000 रुपये की सब्सिडी बिल्स में मिलती थी, 833 रुपये प्रति माह की। वो आते ही सरकार ने ख़त्म कर दी। अब टैरिफ के सब्सिडी के नाम पे गुमराह कर रहे हैं। राजस्थान के बारे में ये कहा जाता है कि बड़ा शांत प्रदेश है और यहाँ बाहर से लोग व्यापार के लिए, बसने के लिए, पर्यटन के लिए आते हैं। आज स्थिति है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि राजस्थान इस समय सर्वाधिक अपराधग्रस्त राज्यों में शुमार हो गया। 5,80,000 मुकदमे हत्या से लेके और तमाम अपराधों के दर्ज हुए हैं। ये सरकार के कामकाज की बानगी है। कोरोना का जितना कालखंड था, सरकार अपनी पीठ थपथपाए, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ने उनको भगवान भरोसे छोड़ दिया था। पूरी सियासत थी। तो कुल मिलाकर ये सारे मुद्दे उपचुनाव में काम करेंगे। सरकार के खिलाफ एक इस तरीके का जनाक्रोश है जो पंचायती राज के चुनाव में दिखा। राजस्थान में पंचायती राज के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि जब सत्ताधारी दल को शिकस्त मिली और विपक्ष को बढ़त मिली। 4.5 करोड़ मतदाताओं में 2,41,00,000 वोटर थे। 21 में से 14 जिला परिषद भारतीय जनता पार्टी जीतती और 5 पे कांग्रेस को संतोष करना पड़ता है। ये बानगी है कि पंचायती राज में 1/3 से भी ज़्यादा मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी को नकारा है। इसलिए ये उपचुनाव में ये सारे मुद्दे इसी तरीके से काम करेंगे। चारों ही उपचुनाव में 12 जिला परिषद के चुनाव भी बाकी है, वहाँ भी यही कारक रहेंगे। 90 निकायों के चुनाव अभी 28 तारीख को मतदान है। मुझे लगता है कि शहरी निकाय की जनता भी कांग्रेस पार्टी के पिछले 2 साल के कार्यकाल में कोई नया टेंडर नहीं हुआ। सफाई की, रोशनी की, सड़क की, वो सारी जो बदहाली थी वो एज इट इज़ बरकरार है। तो मैं आश्वस्त हूँ पूरे तरीके से। कांग्रेस की कमजोरी और हमारे कार्यकर्ताओं का परिश्रम, क्योंकि पिछले दिनों लगभग 1.25 साल से मैं देख रहा हूँ कि विपक्ष के नाते सदन में भी और सदन के बाहर भी कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से एकजुटता दिखाई है। और ताज़ा उदाहरण है, अभी जो पंचायती राज में पीडी अकाउंट की खाता प्रणाली लागू की, राजस्थान के सारे सरपंच आंदोलित हुए। हम लोगों ने तुरंत उस पर रिएक्ट किया, सरकार पर दबाव बनाया और अंततः ये साबित हो गया कि सरकार ने फैसला गलत लिया। तो ये कुल मिलाकर यू टर्न की सरकार है। इसलिए 2 साल सरकार ने या तो बाड़ाबंदी में बिताएं, या अंतरकलह में बिताएं, या इस तरीके के फैसलों में बिताएं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कहते हैं आगामी 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। देखिए, मैं कोई भविष्य वेता तो नहीं हूँ, लेकिन ये चीज़ साफ तौर पर दिखाई देती है कि सरकार की बुनियाद कमज़ोर है। कमज़ोर इसलिए है कि अशोक गहलोत जी का ये ऐसा तीसरा टर्म है जब उनको पूरा मैंडेट नहीं मिला है और 99 सीटें आई थी। फिर इन्होंने जुगाड़ किया, बीएसपी को असंवैधानिक तरीके से मर्ज किया, जिसकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। 13 निर्दलीय विधायक हैं, उसमें उनका समर्थन इन्होंने हासिल किया। अब सरकार के खिलाफ इतनी ब्लैकमेलिंग हो गई कि शायद सरकार को छोड़ के भागना पड़े, या ये उपचुनाव हारते ही, बीएसपी के खिलाफ फैसला आते ही
ये सरकार अल्पमत में आती है और अल्पमत में आने का मतलब राजस्थान मध्यावधि चुनाव की तरफ सीधे सीधे जा रहा है। इसलिए सरकार गिरेगी कि नहीं गिरेगी मैं नहीं कहता, लेकिन मिड टर्म पोल की संभावना राजस्थान में साफ तौर पर दिखाई देती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बोलते हैं हमारे ऊपर सवाल खड़ा करने से पहले या सरकार गिराने की बात करने से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर देखे आंतरिक संगठन कितना कमजोर हो चुका है। देखिए, मुझे लगता है कि वो अल्पज्ञ हैं और बाकी चीज़ें तो छोड़ दीजिए, उन्होंने लंबी सियासत की, सत्ता 50 बरस तक हुई, लेकिन हम तो जीरो से शुरू हुए थे और आज 303 पहुंचे तो संगठन की ताकत के बूते पर आए। वो यदि कमजोर हुए, झांक के खुद देख लें अपने गिरेबान में कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक विचार और व्यवहार के नाते वो पूरे तरीके से खत्म हो गए, उनको नकार दिया देश की जनता ने। इसलिए वो केवल फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं बयानों के जरिए, बाकी उनकी बातों का कोई तार्किक आधार नहीं है। भविष्य के लिहाज से अंतिम सवाल है और बेहतरीन सवाल है। चंद्रशेखर जी संगठन महामंत्री है और ये माना जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टि से संगठन महामंत्री का पद होता है। आप स्वयं संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, स्वयंसेवक कहना ठीक रहेगा, और संघ को जितना मैं जान पाया हूँ संघ के हाथों में इस प्रकार की कमान होती है जो प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री दोनों उस कैडर से निकल करके आए हों तो जाहिर सी बात है विजय दूर नहीं होती है। देखिए, संगठन का एक अपना दायरा होता है और संगठन विचार के नाते चलता है और हम लोग उस विचार और व्यवहार से ही आते हैं जो संस्कार हम लोगों ने लिए। इसलिए संगठन का काम हमारी प्राथमिकता है और उस प्राथमिकता में बाकी सियासी बातें छोड़ के हमारा बूथ स्तर तक का संगठन मजबूत कैसे हो, और आज वो चीज़ें दिखती हैं। और इसलिए हमारी प्राथमिकता है कि हमारा संगठन विचार के नाते, व्यवहार के नाते और बाकी चीज़ों के नाते इतना ताकतवर हो जाए कि हमारा कोई विकल्प राजस्थान में हो नहीं। तो इस हमारी प्राथमिकता है कि जो संगठन से हमने संस्कार लिए हैं उस संस्कार के नाते हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि हमारा संगठन निरपेक्ष बने, अनुशासित हो, मर्यादित हो और नीचे तक उसकी बूथ स्तर तक इस तरीके का संगठन खड़ा हो कि हमें जन आंदोलन भी खड़ा करना हो या अपने पार्टी की गतिविधियों को सुचारू चलाना हो। तो जो अजय और अभेद्य की बात कही, उसका जो मूल मंत्र है, जो प्राण है, वो बूथ है और उसकी मजबूती के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे और पकड़ बने, उस लिहाज से काम किया जा रहा है। ये थे डॉक्टर सतीश पूनिया, साथ ही डॉक्टर पंकज सिंह, साथ ही रामलाल शर्मा जी विधायक हैं चौमू से, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। डॉक्टर सतीश पूनिया साहब और पंकज जी को आप जानते हैं। कुल मिलाकर के जिस तरीके की खास मुलाकात में आज चर्चा हुई है, महत्वपूर्ण मुद्दा तमाम चीज़ों पर इस छोटे से समय में प्रकाश डालने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी का आगामी संगठनात्मक लिहाज से किस तरीके की राजनीति रहेगी, किस तरीके से उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करने के लिए किस प्रकार की रणनीति पर काम कर रही है, ये जानने की कोशिश भी की कि आज का जो प्रमुख मुद्दा किसान खासतौर पर और किसानों के वेश में जो राजनीति हो रही है, विपक्ष का काम है सरकार की समस्या, सरकार से आ रही समस्याओं को जनता के बीच में लाना, जनता का समर्थन हासिल करना, लेकिन यह अधिकार कतई नहीं है कि किसानों को ढाल बना करके इस प्रकार की स्थिति पैदा करना कि कहीं न कहीं देश में शांति का माहौल बने। आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया इस छोटी चर्चा में शामिल होने के लिए। अगली बार फिर किसी शख्सियत से मुलाकात होगी और आपकी मुलाकात करवाएंगे उन तमाम सवालों के साथ में, क्योंकि सवाल हमारे होंगे और जवाब माननीयों के। नमस्कार।